हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन न्यू टॉपिक ऑफ पावर सिस्टम एंड दैट इज़ फॉल्ट एनालिसिस। फॉल्ट एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है पावर सिस्टम के लिए। फ्रॉम गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू मस्ट नो दीज थिंग्स वेरी वेल, क्योंकि ये आपका बिल्कुल कोर जो टॉपिक है वो है। तो हम फॉल्ट डिस्कस करेंगे। तो फॉल्ट डिस्कस करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि फॉल्ट होता क्या है और हम लोग फॉल्ट पढ़ते क्यों हैं, क्यों एनालाइज करते हैं फॉल्ट को, वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सो व्हाट इज फॉल्ट? फॉल्ट इन पावर सिस्टम। क्या होता है फॉल्ट? इट इज एनी फेल्यूर विच अफेक्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ करंट in the system. It is any failure which affects the normal flow of current in the system. ठीक है, ये एक तरह का सडन डिस्टरबेंस है, फेल्यूर ऑफ एनी डिवाइसेस, फेलियर ऑफ एनी सर्किट। वो हम लोग देखेंगे क्या फेल्यूर होता है। उसकी वजह से उस नेटवर्क में जब करंट का फ्लो नॉर्मल नहीं रह जाता है, एब नॉर्मल फ्लो ऑफ करंट हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि फॉल्ट आ गया सिस्टम में। हम मेनली डिस्कस करेंगे फॉल्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। पावर सिस्टम में जो फॉल्ट को हम डिस्कस करेंगे वो ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट को डिस्कस करेंगे। वैसे फॉल्ट तो हर एक इक्विपमेंट में हो सकता है, फ्रॉम जनरेटिंग इंड टू लोड इंड। तो जनरेटिंग इंड पे जो जनरेटर्स हैं और उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर्स है, इसमें भी फॉल्ट होते हैं, लेकिन इसको हम कलेक्टिवली एक अलग जगह पे पढ़ते हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो फॉल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट को डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन बिल्कुल ओपन इन्वायरमेंट में इंस्टॉल्ड होता है थ्रू आउट द लेंथ। सो इस पे जो फॉल्ट होने का जो चांसेस है, अकरेंस ऑफ फॉल्ट इज़ वेरी हाई। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट का। तो ये ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट जो मेजॉरिटी में आता कैसे है, वो ऐसे आता है कि जब कभी भी लाइटनिंग होता है आपके सिस्टम में, लाइटनिंग स्ट्राइक होता है जब ट्रांसमिशन लाइन पे, तो वो लाइटनिंग स्ट्राइक रिजल्ट्स इन फ्लैश ओवर ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन में टावर्स के थ्रू इंसुलेटर से होते हुए ट्रांसमिशन लाइन को ट्रेवल कराया जाता है, इंस्टॉल किया हो रहता है। तो जब भी लाइटनिंग आता है लाइन पे, ट्रांसमिशन लाइन पे, तो वहाँ पे जो इंसुलेटर है जो कंडक्टर को होल्ड किए हुए है, उस इंसुलेटर पे फ्लैश ओवर होता है। ठीक है, सपोज दिस इज योर टावर और ये टावर का सपोज आर्म्स है। यहाँ पर इंसुलेटर आपके लगे रहते हैं और ये कंडक्टर इस तरह से ऐसे ट्रेवल करता है, कंडक्टर इस तरह से ट्रेवल करता है। तो ये जो इंसुलेटर्स हैं, जो इस कंडक्टर को, ये जो कंडक्टर है इसे, और ये जो टावर्स हैं, टावर्स के आर्म्स हैं, इसको आपस में टच होने से बचा के रखता है ना। ये सब भी आप पावर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो
ये दोनों आपस में टच ना करें, उसके लिए इंसुलेटर का यूज किया जाता है। जब भी लाइटनिंग होता है हाई वोल्टेज फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो वो लार्ज पीक ऑफ वोल्टेज एक फ्लैश ओवर जनरेट करता है ऑन इंसुलेटर, और इस फ्लैश ओवर के टाइम पे जो इंसुलेटर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इंसुलेटर का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है वो ख़त्म हो जाता है, और एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो जल जाता है आपका इंसुलेटर। तो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर ये इस टावर के कांटेक्ट में आ जाता है, और टावर आपका बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होता है। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि ये कंडक्टर इस टावर के थ्रू शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ब्रेकडाउन जो इंसुलेटर में होता है उसकी वजह से इस एक करंट को पाथ मिल जाता है फ्रॉम कंडक्टर टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये होता है जो मेजॉरिटी ऑफ फॉल्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में, वो इस तरह से होता है। इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है फ्रॉम कंडक्टर टू ग्राउंड। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। समझ गए? तो ये होता है बेसिकली फॉल्ट। अब हम लोग फॉल्ट पढ़ते क्यों हैं? Why do we study fault? ठीक है, क्यों हम लोग फॉल्ट को एनालाइज करते हैं? फॉल्ट एनालिसिस का रीज़न ये है कि जब कभी भी फॉल्ट आता है आपके पावर सिस्टम में, तो जैसा हम लोग आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, आगे इसको हम न्यूमेरिकल से भी देखेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है फ्रॉम कंडक्टर टू ग्राउंड, और ये लार्ज अमाउंट 15 to 20 टाइम्स द रेटेड वैल्यू ऑफ करंट होता है, इवन मोर। ठीक है, तो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर कहीं से फ्लो कर रहा है, और इस पावर सिस्टम में आपको पता है कि कई सारे इक्विपमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, है ना, कई सारे इक्विपमेंट्स, ट्रांसफार्मर, जनरेटर एंड अदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, तो ये लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर थोड़ी टाइम के लिए भी सिस्टम में परसिस्ट कर गया तो वो इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है ना। तो इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि लार्ज वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट में डैमेज द इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकता है। तो अब हमें बेसिकली यही डैमेज से बचाना है सिस्टम को, है ना। तो डैमेज से बचाने के लिए आप करेंगे क्या? आप उस लार्ज वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट को आप फाइंड करेंगे कि कितना लार्ज वैल्यू, कितना करंट का मैग्नीट्यूड इस पार्टिकुलर फॉल्ट के कारण जनरेट हो रहा है सिस्टम में। ठीक है, अगर आपने वो फॉल्ट लार्ज वैल्यू को, जो शॉर्ट सर्किट करंट है, उसको आपने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट शॉर्ट सर्किट करंट, है ना, ये अगर वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप एक सर्किट ब्रेकर, जो एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, आप उस सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन कर पाएंगे। और सर्किट ब्रेकर का काम क्या है? जो फॉल्टी पार्ट है उसको हेल्दी पार्ट से अलग कर देना, जिससे कि जो ये हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रहा था, वो वाला जो पार्ट है, एरिया है, उसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिए, और जो हेल्दी सिस्टम है वो एज इट इज़ वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये तभी कर पाएंगे जब आप फॉल्ट एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे फॉल्ट का,
कि कितना लार्ज वैल्यू ऑफ करंट ये हो सकता है आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट, उस करंट को आप कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन करेंगे। समझ गए? सो एंड देन डिज़ाइन द सर्किट ब्रेकर to protect the equipments by removing faulty part from healthy system। ठीक है, हेल्दी सिस्टम से फॉल्टी पार्ट को अलग कर देगा, और जैसे ही अलग हो गया आपका इक्विपमेंट प्रोटेक्ट हो गया। तो ये जो डिज़ाइन होगा सर्किट ब्रेकर का, डिज़ाइन ऑफ सर्किट ब्रेकर बेस्ड ऑन शॉर्ट सर्किट करंट, है ना। उस रेटिंग जो होगा सर्किट ब्रेकर का, वो शॉर्ट सर्किट करंट के अकॉर्डिंग ही उसको डिज़ाइन किया जाएगा, उसका रेटिंग डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेन रीज़न होता है आपका फॉल्ट एनालिसिस को एनालाइज करने का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेटिंग जो होगा, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज डिसाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, राइट। तो ये है आपका फॉल्ट एंड व्हाई डू वी नीड टू स्टडी फॉल्ट। समझ गए? अब हम लोग आते हैं फॉल्ट पे। फॉल्ट, अब ये फॉल्ट कितने तरह का होता है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये फॉल्ट कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो मेनली फॉल्ट दो तरह का होता है। फर्स्ट वन सीरीज फॉल्ट एंड सेकेंड वन इज शंट फॉल्ट। सीरीज फॉल्ट and second one is shunt fault, right? Series fault is nothing but open circuit fault, ठीक है, open circuit fault। and shunt fault again can be categorized in two parts. First one, symmetrical fault, and second one is unsymmetrical fault। ठीक है, शंट फॉल्ट दो तरह से कैटेगराइज किया हमने, सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब देखिए, सिमेट्रिकल फॉल्ट अलग मतलब फॉल्ट है, लेकिन ये अलग पार्ट ऑफ एनालिसिस है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एक डिफरेंट टाइप्स का फॉल्ट है, उसका एनालिसिस अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि सिमेट्रिकल फॉल्ट अगेन कितने तरह से इसको हम देख सकते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट जैसा कि नाम से क्लियर है, सिमेट्रिकल मीन्स सिमेट्री है सिस्टम में, है ना। तो जहाँ कहीं भी
थ्री फेज फॉल्ट और थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री फेज फॉल्ट एंड थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। दोनों जो फॉल्ट है कम्स अंडर सिमेट्रिकल फॉल्ट, है ना। इसमें होता ये है कि पोस्ट फॉल्ट कंडीशन, पोस्ट फॉल्ट कंडीशंस आर बैलेंस्ड, ठीक है। मतलब क्या हुआ, पोस्ट फॉल्ट का मतलब फॉल्ट होने के बाद, है ना, मीन्स आफ्टर occurrence of fault system remains balanced, समझ गए। वैसे नॉर्मली जो हमारा सिस्टम होता है उसको हम कंसीडर करके चलते हैं कि वो बैलेंस सिस्टम है जब कोई फॉल्ट नहीं आया है तो, है ना। बैलेंस सिस्टम है, सक्सेसफुली जनरेटर लोड को पावर ट्रांसमिट कर रहा है, लोड कंज्यूम कर रहा है पावर सक्सेसफुली, वो बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं हम लोग। लेकिन फॉल्ट आने के बाद सिस्टम मे बी बैलेंस्ड और मे बी अनबैलेंस्ड। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट सिस्टम रिमेन्स बैलेंस्ड आफ्टर द अकरेंस ऑफ फॉल्ट, समझ गए। ये सिमेट्रिकल फॉल्ट में ही होता है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ये इसको अगेन कैटेगराइज कर सकते हैं आप। फर्स्ट वन, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, है ना। इसको हम एलजी फॉल्ट भी कहते हैं, है ना। ये कॉमनली नोन फॉल्ट है। सेकेंड वन, डबल, इसको ऐसे लिख दें, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एल एल जी फॉल्ट, है ना, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। एंड थर्ड वन, डबल लाइन और लाइन टू लाइन फॉल्ट, एल फॉल्ट। ये तीन तरह का फॉल्ट होता है आपका अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड डबल लाइन फॉल्ट। नेम से ही क्लियर है, लाइन टू ग्राउंड मीन्स एक लाइन अगर ग्राउंड को टच कर जाए किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से, ग्राउंड को सिर्फ टच नहीं, मीन्स वो अर्थड हो जाए, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाए थ्रू ग्राउंड टू ग्राउंड, तब हम लोग कहेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है। उसी तरह से लाइन टू ग्राउंड, दिस इज योर लाइन टू ग्राउंड मीन्स दोनों लाइन आपस में शॉर्ट होने के बाद वो फिर ग्राउंड हो जाए, समझ गए। तो इसे हम लोग कहेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और अगर दो लाइन आपस में टच कर जाए किसी भी मेथड से, किसी भी तरह का ऐसा फॉल्ट आया कि दोनों लाइन आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसे हम लोग कहते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट और डबल लाइन फॉल्ट। इसमें क्या होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें पोस्ट फॉल्ट कंडीशंस आर unbalanced, means after
occurrence of fault, system becomes unbalanced. पहले से सिस्टम हमारा बैलेंस था, जब फॉल्ट आया, कैसा फॉल्ट? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, है ना। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जैसे ही आया तो हमारा सिस्टम हो गया अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट में सिस्टम हमारा बैलेंस्ड रहता है आफ्टर फॉल्ट, और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में सिस्टम अनबैलेंस्ड होता है। अब देखिए, ये तो देख लिया आपने कि सीरीज फॉल्ट जो होता है, सीरीज फॉल्ट, ये क्या होता है? सीरीज फॉल्ट में क्या हो गया? ओपन कंडक्टर फॉल्ट है ना, ओपन सर्किट फॉल्ट। मतलब ये अगर पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे हम देख सकते हैं? अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन का एक कंडक्टर टूट कर ग्राउंड पे गिर गया तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये सीरीज फॉल्ट है ना। मतलब ब्रोकन ट्रांसमिशन लाइन, broken transmission line fallen on ground। ठीक है, ग्राउंड पे वो सिर्फ टूट कर गिरा है। इससे ज़्यादा आप अगर ये कहते हैं कि टूट कर नदी में गिर गया तो वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्लियरली दिमाग में रखिएगा कि कंडक्टर अगर टूटकर सिंपली ग्राउंड पे, जो आपका फार्मिंग लैंड है सपोज, वहाँ पे गिर गया तो वो ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ, सीरीज फॉल्ट, ओपन कंडक्टर फॉल्ट। लेकिन वही कंडक्टर अगर टूटकर किसी हैंड पंप पे गिर गया तो वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, क्योंकि जो पॉइंट गिरा है ना, जिस पॉइंट पे वो टच किया है ग्राउंड को, वो अर्थड है ना, वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो वहाँ पे कंडक्टर से करंट एक फ्लो करेगा जो उस हैंड पंप के थ्रू ग्राउंड में जाएगा। और अगर सिर्फ ग्राउंड पे गिरा है तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि ग्राउंड जो होता है वो कंडक्टिंग जो सरफेस है वो नहीं होता है जब तक कि वो उसको कंडक्टिंग बनाया ना जाए। जो नॉर्मल जो हमारा ग्राउंड होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है। कंडक्टर गिर भी गया उस पर तो करंट फ्लो नहीं करेगा वहाँ पे। तो ये हो गया ओपन सर्किट फॉल्ट, है ना। और ये हो कैसे हो सकता है? या तो एक तार टूट के गिर जाए, दो तार टूट के गिर जाए, है ना, या पूरा का पूरा टावर ही टूट कर गिर जाए। तो इस केस में भी सिस्टम हमारा बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड हो सकता है, लेकिन हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओपन सर्किट जो फॉल्ट होता है, सीरीज फॉल्ट, इसको हम लोग फोकस नहीं करते, क्योंकि ओपन हो गया तो करंट उसमें फ्लो ही नहीं करेगा। फिर अब मैनुअली उसको जाके कनेक्ट किया जाएगा और वो सिस्टम फिर से काम करने लगेगा। तो इसीलिए इस फॉल्ट को हमको ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एनालाइज करने की ज़रूरत कब है? कि जब कोई ऐसा फॉल्ट आ जाए जिसमें करंट का वैल्यू एबनॉर्मली हाई हो जाए, तब सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा एनालिसिस का मेन पर्पस रहेगा। अब देखिए, हम लोग मेनली पढ़ेंगे शंट फॉल्ट के बारे में, है ना। शंट फॉल्ट की ही बात करेंगे, यही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, है ना। यही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। चलिए, तो अब ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करें और शंट फॉल्ट की बात करें, तो जितने भी फॉल्ट्स हमने देखे शंट फॉल्ट में, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% जो ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होता है, दैट आर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। यू मस्ट रिमेंबर 70 to 80% faults in
transmission line are single line to ground, or you can simply say LG fault. ठीक है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है सिंपली। जो मेजॉरिटी ऑफ फॉल्ट होता है लाइन टू ग्राउंड, चाहे वो डबल लाइन टू ग्राउंड हो या लाइन टू ग्राउंड हो, वो कैसे होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टावर पे, जो टावर के आर्म्स पे जो इंसुलेटर्स लगे होते हैं, जिसके सपोर्ट से कंडक्टर आगे ट्रेवल करता है, और वो इंसुलेटर कंडक्टर और टावर के बीच इंसुलेशन का काम करता है। वो इंसुलेटर अगर ब्रेकडाउन उसमें हो जाए, वो ब्रेक कर जाए, तो कंडक्टर टच कर जाता है आपके टावर्स के आर्म्स को, और टावर्स ग्राउंड पोटेंशियल पे होता है, उसको अर्थ करके रखते हैं हम लोग, तो कंडक्टर आप कह सकते हैं कि अर्थ हो गया। तो ये कहेंगे अगर एक कंडक्टर उस तरह से टावर के थ्रू शॉर्ट हो जाए तो हम लोग कहेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और मेजॉरिटी ऑफ फॉल्ट इसी तरह से होता है, इंसुलेटर के ब्रेकडाउन होने से। ठीक है, और जो रिमेनिंग फॉल्ट है, ये तो हो गया लाइन टू ग्राउंड की बात, है ना, जो सबसे ज़्यादा होता है ट्रांसमिशन लाइन में। अराउंड 5% ऑफ ऑल ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट्स, है ना, 5% ओनली, ऑल ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट्स आर 3-phase फॉल्ट। ठीक है, 3-phase फॉल्ट मीन्स 3-phase टू ग्राउंड फॉल्ट। हम इसको डिस्कस करेंगे, 3-phase टू ग्राउंड फॉल्ट। तीनों फेज आपस में टच तो कर ही जाए, 3-phase टू ग्राउंड मीन्स 3 फेज है, आपस में टच कर गया और फिर ये ग्राउंड भी हो गया, है ना, ये आपस में टच कर गया और ग्राउंड हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे 3-phase टू ग्राउंड फॉल्ट। 3-phase फॉल्ट ऐसे भी हो सकता है, तीनों आपस में शॉर्ट कर जाए, ग्राउंड ना हो, तब भी इसका भी एनालिसिस और इन दोनों का एनालिसिस मोर और लेस एक ही जैसा होता है, और दोनों केस में हमारा जो फॉल्ट होने के बाद सिस्टम बैलेंस्ड ही होता है। ठीक है, तो 5% ऑफ ऑल ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट, ट्रांसमिशन लाइन में जितने भी फॉल्ट होते हैं, सिमेट्रिकल प्लस अनसिमेट्रिकल एंड सीरीज फॉल्ट, इसका ओनली 5% फॉल्ट 3-phase फॉल्ट होता है। इट मीन्स 3-phase फॉल्ट आर ए रेयर फॉल्ट, है ना, ये रेयरली होता है, बट इट इज सीवियर फॉल्ट, है ना, ये सीवियर भी होता है, मतलब इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी डेंजरस होता है ना, स्पेशली इन जनरेटर साइड। जनरेटर जो टर्मिनल होता है ट्रांसमिशन लाइन का, उस टर्मिनल पे अगर 3-phase टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा आपका डेंजरस होता है। इन ट्रांसमिशन लाइन ऑल्सो ये भी डेंजरस होता है, इसका सिवियरिटी हाई होता है। सो system must be protected against 3-phase fault, है ना, रेयरली होता है लेकिन फिर भी आपको इसका एनालिसिस करना है, क्योंकि अगर कभी आ ही गया और आपने एनालाइज सिर्फ ये सोचकर छोड़ दिया एनालिसिस कि ये तो आता ही नहीं है, रेयरली आता है, और जब कभी भी आ गया तो ये सिस्टम को डैमेज करेगा, इक्विपमेंट को डैमेज कर देगा, तो इसका एनालिसिस भी ज़रूरी है।
जिससे कि हम सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन कर सकें अकॉर्डिंग टू द रेटिंग प्रोवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, 3 फेज शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है। अब एक अजम्पशन है जो हमेशा यूज करेंगे हम, है ना। अजम्पशन है कि एट द टाइम ऑफ फॉल्ट, जिस समय फॉल्ट हो रहा है उस समय हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा सिस्टम अनलोडेड था। ठीक है, इसको आप ध्यान से इसको आप दिमाग में रखिएगा, इसको याद रखेंगे आप कि जिस समय फॉल्ट होता है उस समय सिस्टम हमारा अनलोडेड है, ऐसा आप मान के चलते हैं। ये आपका अजम्पशन है। एट द टाइम ऑफ फॉल्ट सिस्टम इज एट नो लोड। ठीक है, ये अजम्पशन हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जिस पॉइंट पे भी फॉल्ट आएगा, बिकॉज द वोल्टेज लेवल एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट is at point of fault becomes very low। जिस पॉइंट पे फॉल्ट आता है उस पॉइंट का जो वोल्टेज लेवल होता है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू लोड can be neglected with respect to fault current, है ना। जब वोल्टेज लेवल ही बहुत रिड्यूस हो गया तो करंट भी उसमें क्या हो जाएगा, बहुत ही कम फ्लो करने लगेगा। और फॉल्ट करंट के रिस्पेक्ट में जब हम उसको मेजर करेंगे, देखेंगे, तो वो नेग्लिजिबल होगा। सो वी कैन से at the time of fault load was disconnected or system was at unloaded condition। तो ये था हमारा कि फॉल्ट क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, कितने टाइप का फॉल्ट होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, है ना। जो एक पार्ट है आपके फॉल्ट का, अनदर पार्ट क्या है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट के बाद हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, इट इज 3 फेज फॉल्ट और 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, है ना। यही हमारा है। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं, लाइन टू लॉन, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बारे में आपको पता है, पोस्ट फॉल्ट कंडीशन इज बैलेंस्ड। मतलब फॉल्ट होने के बाद सिस्टम हमारा बैलेंस्ड ही रहेगा। ये मैंने पहले ही बताया आपको, है ना।
and we know that a balanced system can be analyzed on per phase basis। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब भी सिस्टम हमारा बैलेंस्ड हो गया है ना, बैलेंस सिस्टम को आप एनालाइज कैसे करते हैं, तीनों फेज को अब एक साथ एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने पर यूनिट में भी देखा था कि बैलेंस सिस्टम है तो उसको आप एक फेज को लेकर एनालिसिस कर दें, उससे आपको तीनों फेज का सारा एनालिसिस हो जाएगा। अगर पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक फेज के पावर में, तो 3 फेज पावर मिल जाएगा, है ना। वोल्टेज, करंट, वो सारा मैग्नीट्यूड तीनों फेज में सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, उसके फेज एंगल में डिफरेंस आता रहेगा, है ना, 120 डिग्री से लैग करता हुआ। तो हम एनालाइज कर सकते हैं पर फेज बेसिस पे एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए, जब भी 3 फेज फॉल्ट की बात होती है ना, 3 फेज फॉल्ट मतलब तीनों फेज आपस में शॉर्ट होकर ग्राउंड हो जाए, तो ये फॉल्ट जब भी आता है तो हमारा सिस्टम का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज कर जाता है। सपोज आप ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होगा, उस समय जो करंट फ्लो करेगा वो बिल्कुल अलग तरह का बिहेवियर शो करेगा, वो हम लोग देखेंगे आगे। उसी तरह से अगर जनरेटर एंड पे जो ट्रांसमिशन लाइन, जिस जनरेटर एंड के पास में ट्रांसमिशन लाइन है, वहाँ पे अगर फॉल्ट आता है तो जनरेटर अलग तरह से बिहेव करेगा। जनरेटर का जो रिएक्टेंस होता है, आप इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़े होंगे, जनरेटर का जो रिएक्टेंस होता है वो रिएक्टेंस पर्टिकुलर साइकिल तक आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट उसका वैल्यू चेंज करता रहता है ना। सिंक्रोनस जो मशीन है उसका रिएक्टेंस चेंज करता रहता है फॉर पर्टिकुलर मीन्स आफ्टर फ्यू साइकिल ऑफ फॉल्ट होने के कुछ साइकिल बाद तक उसका रिएक्टेंस का वैल्यू चेंज करता रहता है। जब रिएक्टेंस का वैल्यू ही चेंज करेगा तो ऑब्वियसली करंट का नेचर भी वहाँ पे चेंज कर जाएगा, है ना। तो हमें इस केस में 3 फेज फॉल्ट के केस में मैक्सिमम मोमेंटरी करंट, किसी भी मोमेंट पे मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है उस करंट को कैलकुलेट करना है टू डिजाइन द सर्किट ब्रेकर। क्योंकि सर्किट ब्रेकर अगर सिस्टम में लगाएंगे आप तो वो मैक्सिमम मोमेंटरी करंट जो हो सकता है आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट वो उस सर्किट ब्रेकर के थ्रू होकर पास करेगा, और उस करंट को आपको सस्टेन करते हुए उसको सर्किट को ओपन करना है ना। तो जो सर्किट ब्रेकर का डिजाइन आप करेंगे वो उसी मैक्सिमम मोमेंटरी करंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका ट्रांसमिशन लाइन पे अगर कोई 3 फेज फॉल्ट आ रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं एक सिंपल सर्किट से। ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांजिएंट आ गया, ऐसा आप इसको कंसीडर करके चलिए, है ना। ट्रांजिएंट एनालिसिस आप पढ़े हैं नेटवर्क एनालिसिस में। फॉर एसी सप्लाई, एसी सप्लाई है आपका जो सर्किट है वो आरएल, आरएलसी, एलसी कुछ भी हो सकता है, बट इन ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करेंगे
तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं जो आप कंसीडर करेंगे, है ना। फर्स्ट अजम्पशंस कि कैपेसिटेंस को आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन नेग्लेक्टेड, है ना। ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटेंस को नहीं कंसीडर करेंगे, और जब कैपेसिटेंस नेग्लेक्ट हो गया तो बच गया आर एंड एल। तो आर एल लम्प्ड सर्किट विल बी कंसीडर्ड, है ना। लम्प्ड सर्किट हम लोग कंसीडर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। ट्रांसमिशन लाइन में पावर सिस्टम में हम देखेंगे आगे कि ट्रांसमिशन लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जो एनालिसिस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के थ्रू होता है, उसमें लम्प्ड पैरामीटर के एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाते बेसिकली। तो यहाँ जो हम एनालिसिस करेंगे जो फॉल्ट में, वो लम्प्ड सर्किट को एनालाइज करेंगे। आर एल लम्प्ड सर्किट लेंगे हम लोग। लम्प्ड सर्किट का मतलब समझते होंगे आप लोग। सपोज अगर 100 किलोमीटर का लाइन है तो 100 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस वो हमने ले लिया। ये जो आर है ये क्या है, उस 100 किलोमीटर लाइन का टोटल रेजिस्टेंस एंड 100 किलोमीटर लाइन का टोटल इंडक्टेंस। नॉट एट ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी इंडक्टेंस रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। अगर कलेक्टिवली एक जगह पे लिख रहे हैं तो आपका वो हो गया लम्प्ड सर्किट, लम्प्ड पैरामीटर, ठीक है। और इसमें क्या अजम्पशंस हैं, ये जो सप्लाई आप रखेंगे, है ना, कांस्टेंट एसी वोल्टेज सोर्स आप सप्लाई देंगे ट्रांसमिशन लाइन को। ए कांस्टेंट एसी वोल्टेज सोर्स is connected to transmission line, ठीक है। एंड नेक्स्ट assumptions वो आप जानते हैं कि सिस्टम इज एट नो लोड एट द टाइम ऑफ फॉल्ट, है ना। नो लोड करने का मतलब क्या है, फॉल्ट आया उस समय सिस्टम नो लोड पे था। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि फॉल्ट आने के जस्ट पहले सिस्टम हमारा नो लोड कंडीशन में है। नो लोड मीन्स कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, सो नो करंट इन द सिस्टम। नो लोड का यही मतलब हुआ कि सिस्टम में करंट नहीं है एट द टाइम ऑफ फॉल्ट। मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं कि करंट is equal to 0 just before the occurrence of fault। समझ गए? फॉल्ट होने के जस्ट पहले जो करंट था सर्किट में वो 0 था, है ना। ये इसका मतलब हुआ, जिसको आप नेटवर्क एनालिसिस के लैंग्वेज में, ट्रांजिएंट के लैंग्वेज में I0 = 0 भी कहते हैं, है ना, ट्रांजिएंट पे। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जिसको हम कंसीडर करेंगे। और ये आपको पता है कि पोस्ट फॉल्ट conditions is at एक मिनट, is balanced, है ना। पोस्ट फॉल्ट कंडीशन इज बैलेंस्ड, मतलब फॉल्ट होने के बाद सिस्टम हमारा बैलेंस्ड है।
तो पर फेज एनालिसिस हम कर सकते हैं। वी कैन डू पर फेज बेस एनालिसिस, पर फेज बेसिस एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो पर फेज बेसिस एनालिसिस ही हम करेंगे। अब उसके लिए हम ट्रांसमिशन लाइन का एक सर्किट बना रहे हैं और इस पे ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे, है ना। देखिए ये हमारा पर फेज है ना, एक फेज का सिस्टम का लिया हमने। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दिया हमने कैसा, बिल्कुल कांस्टेंट एसी वोल्टेज सोर्स, मतलब फॉल्ट आए भी तो इसके जो वोल्टेज लेवल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, वोल्टेज कुछ चेंज होता है, डीप करता है, लेकिन यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे कि ड्यूरिंग फॉल्ट वोल्टेज लेवल बिल्कुल फिक्स है सप्लाई वोल्टेज का। ट्रांजिएंट में जैसा देखा है आपने कि एक स्विच ऐसे बनाते हैं, है ना, और ये इस तरह से आर एल, है ना, और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, इसको हम वी एम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, कुछ इस तरह का वोल्टेज सोर्स हम लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है और ये है इंडक्टेंस। ये स्विच है। तो आप देखिए, हम कोई ट्रांजिएंट एनालिसिस जो पढ़े थे उसको, वो कुछ अलग चीज़ नहीं था। इन्हीं सब जगह पे उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए हम नेटवर्क में पढ़ते थे, है ना। नेटवर्क में ट्रांजिएंट और थ्योरम्स ये सब पढ़ने का मतलब यही है कि जो प्रैक्टिकल सर्किट जहाँ पे है वहाँ पे आप उन थ्योरम्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये अब उसी ट्रांजिएंट एनालिसिस को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। एट टी इक्वल टू 0 सर्किट को, सॉरी स्विच को क्लोज किया जा रहा है। तो क्लोज होने से क्या हो जा रहा है, ये सर्किट इस लाइन के थ्रू ग्राउंड हो जा रहा है ना। जैसे ही आप इसको ऐसे क्लोज करेंगे तो ये लाइन के थ्रू ऐसे ग्राउंड हो जाएगा। तो यही तो है हमारा 3 फेज फॉल्ट, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट यही है ना, कि तीनों फेज आपस में शॉर्ट होकर ग्राउंड से शॉर्ट कर जाए। और ये इसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं पर फेज बेसिस पे। एक फेज को हमने लिया और उसको ग्राउंड से शॉर्ट किया, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो यही है आपका ट्रांजिएंट एनालिसिस बेसिकली, है ना। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं एट टी इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, स्विच, है ना, क्लोज हो रहा है, मीन्स शॉर्ट सर्किट अकर्स। टी इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है। और हमने देखिए सप्लाई कैसा लिया है, ये जो सप्लाई लिया है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना। अल्फा क्या है, अल्फा एक कंट्रोलिंग एंगल है जो डिसाइड करता है कि किस टाइम पे फॉल्ट हो रहा है। फॉल्ट होने के टाइम पे जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो कहाँ पे है ना। वोल्टेज वेवफॉर्म किस पॉइंट पे है वो एट द टाइम ऑफ फॉल्ट ये अल्फा डिसाइड करता है। अल्फा का वैल्यू 0 हो सकता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें नहीं पता कि क्या होता है, क्योंकि फॉल्ट तो बता कराएगा नहीं, वो कभी भी फॉल्ट हो जाएगा। उस फॉल्ट के टाइम पे वोल्टेज का वेवफॉर्म जिस समय t इक्वल टू 0 पे हो रहा है फॉल्ट, कहाँ पे था, मतलब t इक्वल टू 0 अगर इसमें करें तो क्या हो जाएगा, वी एम साइन अल्फा बच जाएगा। अब अल्फा डिसाइड करेगा कि
कहाँ पे वेव फॉर्म उस समय पे है। अगर अल्फ़ा इक्वल टू 0 है तब तो ऑरिजिन से पास कर रहा होगा। अल्फ़ा इक्वल टू 45 डिग्री अगर है तो इट मीन्स वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ वैल्यू होगा वोल्टेज का, है ना, वो देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो जब भी स्विच को हम लोग ऑन करेंगे t इक्वल टू 0, क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करना शुरू करेगा, है ना। शॉर्ट सर्किट, आप ऐसा करें कि इसको ऐसे भी बता सकते हैं, और यही आपका आई टी है ना। फ्लो जो करेगा इसमें करंट वो आई टी सपोज हम लोग करें, जो शॉर्ट सर्किट करंट है। शॉर्ट सर्किट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, है ना। और इसका वैल्यू, ये हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं, है ना, किस फॉर्म में होता है। ये जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सर्किट एनालिसिस में इसीलिए पढ़ते हैं कि आप उन सब कॉन्सेप्ट्स को, जो डिराइव्ड फॉर्म है, उसको आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकें। जब इन सब चीज़ों का पावर सिस्टम, मशीन है, इसमें जब एनालिसिस करते हैं तो डायरेक्टली उसको आप उस फॉर्मूला को, रिजल्ट को यूज कर सकें यहाँ पे। तो इसका वैल्यू कितना होता है, Vm बाई मॉड जेड साइन थीटा माइनस अल्फा, सॉरी, e टू द पावर, कितना तो एक टर्म हुआ, e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल प्लस Vm बाई मॉड जेड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस थीटा। ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख दिया है ना, रिजल्ट लिख दिया है। ठीक है, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है इसको डिराइव करना, ये दो मिनट में डिराइव हो जाता है। वेयर जेड इज आर प्लस जे ओमेगा एल, मॉड जेड का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाय आर, है ना, ये होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट करंट और डीसी ऑफसेट करंट। ठीक है, डीसी ऑफसेट करंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है। ऐसे आपको याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे आपको आरएल सीरीज सर्किट विथ डीसी वोल्टेज सोर्स, तो वहाँ पे ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना, वैसा टर्म आता था। तो वो डीसी जो सप्लाई है उसको जब हम आरएल सर्किट में देते थे तब वैसा रिस्पॉन्स आता था, और यहाँ भी उस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। ये तो फिक्स वैल्यू है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट कौन सा है, ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो ये जस्ट लाइक आरएल सीरीज सर्किट विथ डीसी एक्साइटेशन उस तरह का है। तो इसका मतलब हम लोग इसीलिए इसे कहते हैं डीसी ऑफसेट करंट। और जो सेकेंड टर्म है, ये
ये क्या है बेसिकली, ये है हमारा स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट, और इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो जब भी आरएल सर्किट में आप एसी सप्लाई देंगे जो कि ट्रांसमिशन लाइन में है ऑलरेडी, और अगर किसी पॉइंट को शॉर्ट किया जा रहा है जो प्रैक्टिकली होता है एट द टाइम ऑफ फॉल्ट, तो उस समय दो तरह का करंट उसमें फ्लो करेगा, इन दोनों करंट का सम फ्लो करेगा। सो यू कैन राइट आई टी इज इक्वल टू आई ट्रांजिएंट प्लस आई स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटल शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, ये टोटल शॉर्ट सर्किट करंट है, ये हमारा है ट्रांजिएंट और ये है स्टेडी स्टेट करंट। और ये जो डीसी ऑफसेट वैल्यू है ना, बिकॉज ऑफ दिस डीसी पार्ट इन करंट, और यू कैन से ट्रांजिएंट पार्ट इन द टोटल शॉर्ट सर्किट करंट, इसी डीसी ऑफसेट करंट की वजह से जो टोटल शॉर्ट सर्किट करंट है, आप इसको लिख सकते हैं ड्यू टू डीसी ऑफसेट करंट, टोटल शॉर्ट सर्किट करंट becomes unsymmetrical। ठीक है, इसी की वजह से ये अनसिमेट्रिकल बन जाता है टिल डीसी ऑफसेट करंट डिकेज कंप्लीटली। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, यहाँ करंट का दो पार्ट यहाँ देखा आपने, है ना, ये टोटल शॉर्ट सर्किट करंट है, उसमें एक है डीसी ऑफसेट करंट और एक है सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट और स्टेडी स्टेट करंट। तो ये जो डीसी ऑफसेट करंट है, ये थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा। जैसा हमने देखा था सीरीज आरएल सर्किट विद डीसी सप्लाई, उसमें क्या हो रहा था, एक्सपोनेंशियली वो डिके कर जाता था और आफ्टर सम टाइम्स वो डाई आउट हो जा रहा था, है ना। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंट करंट फ्लो करेगा, और जब तक वो ट्रांजिएंट मीन्स डीसी ऑफसेट करंट फ्लो करता रहेगा सिस्टम में, टोटल जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो अनसिमेट्रिकल बना रहेगा, और जैसे ही डाई आउट हो जाएगा, बिल्कुल डिके कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ट्रांजिएंट करंट, उस समय फिर से सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट जो ये बच जाएगा, इसी के तरह फ्लो करता रहेगा। और ये कैसा है करंट, बिल्कुल स्टेडी स्टेट साइनसॉइडल वेवफॉर्म। आप देख सकते हैं साइन ओमेगा टी, ये फेज एंगल है, डजंट मैटर, ये फेज शिफ्टिंग बताएगा, लेकिन ये बिल्कुल साइनसॉइडल वेव है जो मिलेगा आपको आफ्टर डिकेइंग ऑफ डीसी ऑफसेट करंट। ठीक है, तो अब देखिए,
चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। इसको आप जो मैंने पढ़ाया पीछे उसको आप ध्यान से उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।